हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में अपन ने कोशिका विज्ञान का मेन सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कोशिका की सामान्य संरचना के बारे में अपन ने पढ़ा था। कोशिका की खोज से संबंधित बातें की थी, कोशिका सिद्धांत के बारे में की थी। ये सब नोट्स भी आपको मैंने भेज दिए, रिटर्न वर्क भी अपना साथ साथ में चलने लग गया। ये सब बातों का अपन ने अध्ययन कर लिया था, नोट्स भी साथ में आपको मैंने भेज दिए थे। अब उसके बाद में अपन ने पहले अपनी बेसिक क्लास होती उसी से मैंने उठाया था ये टॉपिक, और वो सब चीज़ें अपन ने शॉर्ट के अंदर की थी। यहाँ पर मैं आपको उनको प्रॉपर रूप से नोट्स के अंदर आपको कितना लिखना है उस हिसाब से नोट्स आपको भेज रहा हूँ, और उतना ही मैं समराइज कर रहा हूँ उन चीज़ों को। अब उसके बाद में अपन ने किया था कोशिका के प्रकार की बात की थी। बेसिक क्लासों के अंदर सामान्य कोशिका की बातें करने के बाद में अपन ने अगला टॉपिक क्या लिया था, कोशिका के प्रकार की। तो आज जो आपके पास नोट्स आएंगे कोशिका के प्रकार से लेकर के अब जो वीडियो चल रहा है उसके आएंगे, हो सकता है नोट्स तो और आगे भी आ जाए आपके पास। तो कोशिका के प्रकार, कोशिका के मुख्य रूप से दो प्रकार पढ़े थे अपन ने। एक तो प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की कोशिका, और एक थी यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की कोशिका। दोनों कोशिकाओं में तुलनात्मक रूप से अपन ने एक टेबल बना करके अध्ययन किया था। ठीक है, कौन कौन से अंतर किए थे अपन ने, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि नोट्स में आपको वो सब चीजें मिल जाएगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको असीम केंद्र की कोशिका भी कहा जाता है, साइज में आकार में छोटी होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। फिर उसके बाद में केंद्रक से संबंधित अंतर किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है वो अल्पविकसित या असत्य केंद्रक होता है, जिसको केंद्रकाभ भी कहते हैं, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक जो होता है सुविकसित या सत्य केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, क्यों होता है इसका कारण, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, सबसे मुख्य अंतर यही था। फिर उसके बाद में किया था अपने झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके अलावा गोल्जिकाएं, अंतःप्रदेवी जालिका, लाइसोसोम्स, रिक्तिका, ये सभी कोशिकांग जिनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, वो सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अपन ने अंतर किया था। इसके बाद में अपन ने अंतर किया था लैंगिक जनन से संबंधित। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें जटिल प्रकार का लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जटिल प्रकार का लैंगिक जनन जो होता है वो पाया जाता है। इसके बाद में अंतर किया था अपन ने कोशिका भित्ति से संबंधित। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो पाई भी जाती है और अपवाद स्वरूप नहीं भी पाई जाती। जैसे प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से होते हैं, जीवाणु होते हैं, नीलहरी शैवाल होते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है। तो जीवाणु और नीलहरी शैवालों में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि माइकोप्लाज्मा इसका अपवाद है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतुओं में अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती। मगर जिनमें पाई जाती है उनमें भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में दोनों में कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक अलग अलग होता है, यानी बनाने वाला घटक जो अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर पादपों में तो पेक्टिन और सेलुलोज की, और कवकों में काइटिन की बनी होती है। ये अपन ने अंतर किया था। फिर अपन ने अंतर किया था विभाजन से संबंधित, कोशिका विभाजन से संबंधित। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्य प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जो होता है असूत्री विभाजन, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जटिल प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जैसे समसूत्री, असूत्री विभाजन। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मिड अतिरिक्त डीएनए होता है, मुख्य डीएनए के अलावा वो प्रोकैरियोटिक यानी जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, इधर यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ये कुछ अंतर अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में किए थे। यहाँ तक का बेसिक क्लासों में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। यहाँ तक के नोट्स भी आपको लगभग मिल गए हैं। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर की टेबल है, ये और मिल जाएगी। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे अपन बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, कोशिका की संरचना की। कोशिका की संरचना की बात करते हैं, तो एक सामान्य पादप या सामान्य जंतु कोशिका जो होती है उसकी संरचना कैसे होती है, उसका चित्र बनाते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसके अंदर अपन दर्शाते हैं, उनका क्या नामकरण होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। फिर यहीं से ही अपन आगे बढ़ेंगे। कोशिका की पूरी संरचना के अंदर हर एक टॉपिक को, हर एक कोशिका के हर एक भाग को अपन अलग से एक टॉपिक ले लेके बढ़ेंगे। तो बेसिक एक सामान्य कोशिका की संरचना अपन देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जंतु कोशिका या पादप कोशिका बनाए,
तो मुख्य रूप से अंतर क्या क्या होगा, देखो वो अंतर इस कोशिका के चित्र बनाने के बाद में, दोनों कोशिकाओं को चित्र में आप समझने के बाद में उनमें अंतर आप आसानी से कर सकते हो कि कौन कौन से अंतर होते हैं। तो देखो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अपन बना सकते हैं, जैसे जंतु कोशिका का चित्र बनाया अपन, तो जंतु कोशिकाओं के अंदर सबसे बाहर जो अपन ये बना रहे हैं ये कोशिका झिल्ली होगी, जबकि पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर जो आवरण बनाते हैं वो कोशिका भित्ति होती है। तो इधर जैसे मैं पादप कोशिका को दर्शा रहा हूँ, तो पादप कोशिका के अंदर तो मैंने ये जनरली चित्र में रफली से चित्र बना रहा हूँ, आपको फेयर के अंदर चित्र जो होते हैं वो अलग प्रकार के नोट्सों में किताब में आपको मिल जाएंगे। तो जंतु कोशिका के अंदर सबसे बाहर कोशिका झिल्ली बिल्कुल केंद्रीय स्थिति के अंदर, सेंटर के अंदर बीच में बिल्कुल इसके केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल या गुणसूत्र जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में इधर अपन बात करते हैं, तो इधर सबसे बाहर का आवरण जो है वो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है यहाँ पर, इसमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, तो कोशिका भित्ति है तो इसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली हो गई है, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिकाओं में ये कोशिका झिल्ली हो गई है। और पादप कोशिकाओं के अंदर सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो क्या हो गया है, कोशिका भित्ति हो गया है। ठीक है, भित्ति इसमें पाई नहीं जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तो क्या झिल्ली नहीं पाई जाती? नहीं, इसमें झिल्ली भी पाई जाती है। इसका मतलब ये हो गया इसमें अंदर की तरफ एक आवरण और होगा जो कोशिका झिल्ली कहलाएगा, यानी झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली तो पाया जाना एक कोशिका का सामान्य लक्षण है, कोशिका झिल्ली तो पाई ही जाएगी, मगर इस झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में अलग से पाई जाती है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये पूरा भाग जो होता है, ये वाला जो पूरा भाग है ये अपने केंद्र बना दिया। ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य बना रहता है। यहाँ पर कोशिका के अंदर एक तरल प्रकृति का पदार्थ बना रहता है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंगक जिसे अपन बोलते हैं, कोशिकांग भी पाए जाते हैं। जैसे अपन बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेवी जालिका। अंतःप्रदेवी जालिका का उत्पत्ति स्थल जो होता है वो केंद्रक झिल्ली से ही होता है। केंद्रक की जो झिल्ली होती है ना, ये केंद्रक झिल्ली भी दो आवरण से बनी रहती है। ऐसे केंद्रक को अपन अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट के अंदर चित्र बता रहा हूँ। हर एक चीज को, जैसे केंद्रक है, इस केंद्रक को अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये केंद्रक की पूरी संरचना अलग से बनाएंगे। ये तो कोशिका में दिखा रहे हैं केंद्रक को, और अलग से केंद्रक को अपन जब टॉपिक में करेंगे तब पूरे केंद्रक का चित्र बनाएंगे। उसमें आपको ये हर चीज क्लियर होगी कि केंद्रक की झिल्ली अपन जो एक लाइन बना रहे हैं ये भी एक्चुअल में दो झिल्लियां होती है, ऐसे दो आवरणों से बनी होती है, चारों तरफ ऐसे दो आवरण होते हैं। तो इसका चित्र अपन अलग से बनाएंगे, तब आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ अंतःप्रदेवी जालिका। अंतःप्रदेवी जालिका केंद्रक झिल्ली से ही बनना स्टार्ट होती है और कोशिका झिल्ली तक एक जालिका रूपी संरचना में ऐसे फैली रहती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर गोल्जी कायल्स पाए जाते हैं। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी अपन जिसे बोलते हैं वो भी केंद्रक झिल्ली के समीप होते हैं, कोशिका झिल्ली तक बिखरे रहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अपन इस प्रकार से बनाते हैं। इसको भी अपन अलग से, सभी कोशिकाओं को अलग से एक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई है, इसके अलावा लाइसोसोम्स हो गए हैं, इसके अलावा राइबोसोम्स हो गए हैं। अब राइबोसोम्स की स्थिति मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो होती है। एक तो कोशिका द्रव्य के अंदर ऐसे मुक्त रूप से राइबोसोम पाए जाते हैं, एक जो अंतःप्रदेवी जालिका जो होती है उस अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर भी ऐसे दानेदार संरचना में राइबोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर भी ऐसे राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। ये हो गया लाइसोसोम, राइबोसोम यहाँ पर भी है, राइबोसोम अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर भी पाए जाते हैं। मगर कुछ अंतःप्रदेवी जालिका ऐसी भी होती है जिनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये अपन अंतःप्रदेवी जालिका पढ़ेंगे, तब आपको बताऊंगा कि अंतःप्रदेवी जालिका भी दो प्रकार की होती है, एक तो चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। जो चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं, और जो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका होती है उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी संरचनाएं जो होती है कोशिका द्रव्य के अंदर जो अपन बना रहे हैं, इसके अलावा रिक्तिकाएं भी होती है, पेरोक्सिसोम्स भी होते हैं, डिक्टियोसोम्स फिर इसमें बनते हैं। ये सब चीजें जो होती है ना, ये कहलाते हैं कोशिकांग। जैसे ये बना दिया अपने अंतःप्रदेवी जालिका, शोर में मैं ER लिख रहा हूँ। ये राइबोसोम हो गए, यहाँ पर भी हो गए ये राइबोसोम्स, ये
यहाँ पर भी राइबोसोम हो गए हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये लाइसोसोम हो गया है, लाइसोसोम, ठीक है। ये गोल्जिकाय हो गया है, गोल्जिकाय। ये केंद्रक हो गया है, ये न्यूक्लिक अम्ल हो गया है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला अम्लीय प्रकृति का पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं जिसे अपन। तो ये एक सामान्य कोशिका की संरचना बन गई है जिसमें ये चीजें सभी जो पाई जाती है, ये क्या है, कोशिकांग कहलाते हैं। ये सभी कोशिकांग है जो मैंने नाम लिखे हैं ये। और ये कोशिकांग है किसमें, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, यानी केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच का जो स्थान होता है, ये स्थान कोशिका द्रव्य होता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ जगहों पर बहुत सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं, यानी इस तरल के अंदर ही, कोशिका द्रव्य के अंदर ही ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये एक सामान्य जंतु कोशिका का चित्र हो गया है। रफली से चीजें बताइए मैंने। अब अपन आगे जब अपन पढ़ेंगे तो हर एक चीज को अलग पढ़ेंगे। जैसे अपना टॉपिक चल गया अंतर पृथ्वी जालिका, तब इसका अलग से चित्र बनाएंगे, इसके प्रकार, इसकी संरचना, इसके कार्य, ये सब पढ़ेंगे। इसके उपनाम, वो हर एक कोशिकांगों के उपनाम होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आप सब जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। राइबोसोम है, उसको अपन कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो काम के आधार पर इनके सबके उपनाम भी दिए गए हैं, तो सबके उपनाम भी पढ़ेंगे अपन, सबकी संरचना पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो वो अलग से अपन पढ़ेंगे। एक सामान्य कोशिका के चित्र के अंदर ये चीजें अपन बनाते हैं। अब इसको तुलनात्मक रूप से पादप कोशिका से अपन तुलना करें इसकी, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में भी ये सब चीजें पाई जाती है, मगर इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है। एक तो अंतर मैंने आपको बताया कोशिका भित्ति वाला हो गया है कि यहाँ पर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ये इसमें नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। ये जंतु कोशिका हो गई है, जंतु कोशिका। और ये इधर अपन बना रहे हैं पादप कोशिका, ये पादप कोशिका है। अब पादप कोशिकाएं जो है इसका चित्र बनाते हैं तो थोड़ा सा अंतर क्या करते हैं अपन। एक तो देखो इसके अंदर केंद्रक की स्थिति अपन ने कहाँ बनाई है, बिल्कुल सेंटर में, बीच में। पादप कोशिकाओं में केंद्रक जो होते हैं बिल्कुल केंद्रीय भाग में नहीं बन करके थोड़ा साइड में होता है, थोड़ा पार्श्व भाग में होता है। इधर क्यों होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति जो होती है वो बिल्कुल मध्य में नहीं होकर के पार्श्व में यानी परिधि की ओर क्यों होती है। क्यों, इसका कारण ये है कि पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका, केंद्रीय बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जो इसमें थी नहीं रिक्तिका। यहाँ पर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जिसको रसधानी भी कहते हैं, केंद्रीय रिक्तिका। ये रिक्तिका इतनी बड़ी होती है कि ये केंद्रीय भाग में बीच में आ जाती है, केंद्रक को थोड़ा सा साइड में खिसका देती है। तो केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है उसकी स्थिति बिल्कुल मध्य में नहीं होकर के थोड़ी साइड में होती है। तो ये केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर वही इसका आनुवंशिक पदार्थ यानी न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी सब चीजें वही, अंतःपृथ्वी जालिका है, राइबोसोम से यहाँ पर भी है, राइबोसोम मुक्त अवस्था के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर भी पाए जाते हैं। गोल्जिकाय यहाँ पर भी पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले गोल्जिकाय को डिप्टियोसोम भी कहते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिकाओं के अंदर भी पाई जाती है। इसके अलावा एक कोशिकांग ऐसा है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, वो है हरित लवक। पादप कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर हरित लवक नाम का एक कोशिकांग और पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ना जिसे हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो होता है उसके अंदर पर्ण हरित नाम का हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। पादप स्वयं कोशी होते हैं ना, अपना भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। वो काम कहाँ पर होता है, हरित लवक नाम के कोशिकांग के अंदर ही होता है। यानी पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक कोशिकांग में होती है। तो इसका अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तब इसका उपनाम अपन कोशिका का रसोई घर देंगे। रसोई घर, क्योंकि खाना कहाँ बनता है अपने घर में, अपने घर में खाना रसोई में बनता है। वैसे ही पादप कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन निर्माण कहाँ होता है, हरित लवक में होता है। तो इसे पादप कोशिकाओं का रसोई घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी पाई जाती है। अब ये चित्र के अंदर एक दिखा रखी है मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनकी संख्या जो होती है एक कोशिका के अंदर 1 से लेकर के हजारों लाखों तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कोशिकाओं के प्रकार पर, या किस पादप की कोशिकाएं हैं या किस पादप के किस अंग की कोशिकाएं हैं। चित्र के अंदर अपन एक एक दिखा रहे हैं। इसके अलावा लाइसोसोम एक कोशिकांग ऐसा है जो इधर बनाया अपन लाइसोसोम। ये लाइसोसोम इधर पाया ही नहीं जाता है, लाइसोसोम वाला कोशिकांग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा प्रोक्सिसोम्स है, ये सभी बाकी कोशिकाएं इधर भी पाए जाते हैं। तो मोटा मोटी रूप से
चित्र के अंदर अंतर क्या हो गया है कि एक तो केंद्रीय रिक्तिका इधर बनाई है जिसकी उपस्थिति के अंदर थोड़ा साइड में खिसका दिया है, एक हरितलवक इधर बनाया है वो इधर है नहीं, एक लाइसोसोम इधर बनाया है वो इधर नहीं है। तो इस आधार पर अपन पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में 4-5 अंतर तो इस चित्र की सहायता से कर सकते हैं। इसके अलावा 4-5 अंतर और भी बनते हैं, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में 4-5 अंतर और बनते हैं जो अपन वैसे ही करेंगे जैसे एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर किया था ना, वैसे ही अपन जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर की एक टेबल के रूप में आपको पूरा बताऊंगा मैं जंतु और पादप कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। क्लियर? तो आज अपन ने कोशिका की सामान्य संरचना के बारे में पढ़ा है जिसमें कोशिका की संरचना कैसे होती है, चित्र के रूप में कोशिका में अपन क्या क्या चीजें बनाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में एक तो मैंने आपको बताया था कि 4 वर्ड जो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये 4 शब्द बताए थे ना पिछले वीडियो में अंत में, उन चारों शब्दों का अर्थ बताऊंगा क्योंकि वो चारों शब्दों के अर्थ इस चित्र से ही आप समझ पाओगे, वो चारों शब्दों के अर्थ और साथ में जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर को लेकर के अपन अगला वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।